या स्टील ले लिया तो उससे एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा जो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो उसका यूजेस क्या क्या देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट का? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक क्रेन, वही क्रेन हो गया। ठीक है, ये सब लिखे थे यूजेस। और लास्ट एक यूज लिखे थे ना मेडिकल पर्पस वाला, कि अगर आपकी आंखों के अंदर कुछ लोहे के टुकड़े चले गए छोटे छोटे, तो डॉक्टर्स वो मैग्नेट की हेल्प से उसको खींच लेंगे। ठीक है, यही लास्ट पॉइंट था। परमानेंट मैग्नेट स्टार्ट कर दिए थे। चलिए परमानेंट मैग्नेट करते हैं, है ना। इसके लिए अपना मटेरियल अलग रहेगा, सॉफ्ट आयरन नहीं लेंगे अब। सॉफ्ट आयरन से तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहे थे विच वर टेम्पररी मैग्नेट्स। ठीक है, अब हार्ड आयरन या स्टील लेकर के बनाएंगे। स्टील भी हार्ड होता है ना। स्टील बनता इससे ही आयरन से, आयरन का एलॉय है जिसमें अपन कार्बन ऐड करके क्या कर देते हैं, उसको हार्ड कर देते हैं, हार्डनेस बढ़ा देते हैं उसकी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स कोरोजन भी बढ़ जाता है उसका, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, चलिए परमानेंट मैग्नेट के बारे में लिखते हैं। देखिएगा, इफ वी कीप हार्ड स्टील, if we keep hard steel, if we keep hard steel in place of soft iron, if we keep hard steel in place of soft iron in a solenoid, in a solenoid, and switch on the current for some time, and switch on the current for some time, and switch on the current for some time, comma, then hard steel converts into a magnet. 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 Full stop. But when the current is switched off, but when the current is switched off, therefore the current, but when the current is switched off, the hard steel does not lose its magnetism. But when the current is switched off, the hard steel does not lose its magnetism. That is, it becomes a permanent magnet. That is, it becomes a, does not lose its magnetism. That is, it converts into a permanent magnet. That is, it becomes, yeah, it converts into a permanent magnet. ठीक है, ओके। नोट में पॉइंट लिखेगा, नॉट एवरी मटेरियल, किसी मटेरियल को आप करंट पास करा के उसको मैग्नेट नहीं बना सकते ना। हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कुछ एलॉय हो गए, अल्निको, इन सबको हम मैग्नेट बना सकते हैं। हाँ, नॉट एवरी मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट। नॉट एवरी मटेरियल, not every material can be converted into a magnet. So stop. Certain materials which are used to make permanent magnets are, certain materials which are used to make permanent magnets are, which are used to make permanent magnets are, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए तो सॉफ्ट आयरन ही लेना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए अपन ने और कोई मटेरियल नहीं लिखा है, सुन रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यू हैव टू टेक सॉफ्ट आयरन। बट परमानेंट मैग्नेट को आप किन किन चीजों से बना सकते हो? तो परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड अप ऑफ, या क्या लिखे, मैग्नेट्स आर, हाँ लिखे कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, इसको आप सिंपल स्टील भी लिखोगे तो भी चलेगा ना। कार्बन स्टील, कॉमा, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम स्टील। तो इस टाइप की स्टील में शाइनिंग होगी। क्रोमियम एक शाइनिंग मेटल होता है। हमारी साइकिल्स होती है ना, बाइसाइकिल्स, उसमें भी क्रोमियम की एक लेयर चढ़ाते हैं, सिर्फ एक लेयर ही चढ़ाते हैं बिकॉज बहुत महंगा होता है। तो बनी हुई साइकिल पूरी आपके लोहे की है,
बट उसके ऊपर एक क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं जिससे शाइनिंग आ जाए और खर्चा भी ज्यादा ना हो। पूरा क्रोमियम की साइकिल बनाओगे तो बहुत महंगी हो जाएगी साइकिल, समझ रहे हैं क्या? तो क्या लिखिए, क्रोमियम स्टील कॉमा कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, एंड टंगस्टन स्टील, टंगस्टन TUNGSTEN, वही फिलामेंट वाला ना, टंगस्टन। इसका सिंबल क्या होता है? W। वॉल्फ्रैम इसका वो है लैटिन नेम। जैसे नाइट्रियम था ना, सोडियम का नाइट्रियम से Na आया था, पोटेशियम का कैलियम से क्या आया था? इन द सेम वे वॉल्फ्रैम इज द लैटिन नेम ऑफ टंगस्टन, जहां से W आया। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। सम एलॉयज आर, सम एलॉयज आर, some alloys are ALLOYS, some alloys are alnico, 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 al for aluminium, Ni for nickel, CO for cobalt, और आयरन भी रहता है। तो ब्रैकेट में चारों के नाम लिखो, एल्यूमिनियम कॉमा निकल कॉमा कोबाल्ट, एल्यूमिनियम कॉमा निकल कॉमा कोबाल्ट एंड आयरन, एंड आयरन, तो वो भी ब्रैकेट के अंदर लिखो ना, एंड आयरन। ठीक है, एक और लिखना, एक और एलॉय बाहर, ब्रैकेट बाहर क्लोज कर देना। अल्निको एक एलॉय हुआ जिसके कंपोनेंट लिखा आपने चारों ब्रैकेट के अंदर, है ना। एक और लिखेंगे बाहर, एंड निपर मैग, निपर मैग, NIPERMAG, 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 निपर मैग। इसके ब्रैकेट में इसके लिखना एल्यूमिनियम निकल एंड आयरन, एल्यूमिनियम निकल एंड आयरन। ठीक है, तो ये जो नोट के अंदर अपन ने पॉइंट लिखे हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है इसमें कि परमानेंट मैग्नेट किस चीजों के बने हुए होते हैं। ठीक है, और यूजेस लिखते हैं इसका भी, जैसे आपने टेम्परेरी मैग्नेट के यूजेस लिखे हैं, लिखेंगे यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। लिखो इसमें माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन्स में होते हैं, लाउड स्पीकर्स में क्या मैग्नेट होते हैं? माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, हमारे हेडफोन्स में भी होता है, आपको पता है ना। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, कॉमा एमीटर, एमीटर, एमीटर क्या होता था? करंट मेजरिंग डिवाइस। वोल्ट मीटर लिखो ना। ठीक है, और हमारा ये जो था कंपस, कंपस का निडल भी तो मैग्नेटिक, मैग्नेट के बना हुआ है ना, कंपस, COMPASS, कंपस, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्स ऑन अ, फोर्स ऑन अ, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन अ charged particle moving in a magnetic field, moving in a magnetic field, moving in a magnetic field। ठीक है, लाइन से क्या समझ में आया कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको एक फोर्स एक्सर्ट करेगी उसके ऊपर, समझे? जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर सकता हूं लाइन से, अपने बना था ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिखे थे ना कि सोलोनॉइड के अंदर या बार मैग्नेट के अंदर द लाइंस आर इक्वी स्पेस्ड, और उनको हमने क्या नाम दिया था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को अपन किससे डिनोट करते हैं? बी से। वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ऊपर एरो देके शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वो एरो बताता है उसका डायरेक्शन, तो अभी इस तरफ है उसका डायरेक्शन। ठीक है, और लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल ले लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, ये मान लो ऐसे मूव कर रहा है इसके ऊपर,
स्पेस में है, समझ लीजिए ये आपका स्पेस है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो जब ये ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा ना, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब इस फोर्स के कारण वो या तो इस तरफ हो जा सकता है या तो इस तरफ जा सकता है। फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली किसी को फोर्स लगेगा तो वो मूव होगा ना कहीं उसका डायरेक्शन चेंज होगा, अपना डायरेक्शन से जो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन से वो डेविएट हो जाएगा, धक्का लगेगा। तो समझ रहे हैं क्या? तो इसी यही टॉपिक है आपका, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं होती तो ये ऐसे जाते रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, बट जस्ट बिकॉज कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पाथ में कुछ ना कुछ डेविएशन आएगा, इसको कहीं ना कहीं से फोर्स लगेगा। सोचिए अगर यहां से फोर्स लगेगा तो ये ऐसे जाने वाला ऐसा हो जाएगा, यहां से कुछ फोर्स लग रहा हो तो इधर चला जाएगा, पीछे से कुछ फोर्स लग रहा होगा तो वो इधर चला जाएगा, और इधर से लग रहा हो तो इधर जा सकता है। समझ रहे क्या? यानी कि अल्टीमेटली फोर्स के कारण उसका मूवमेंट में डेविएशन आएगा। समझ रहे क्या? तो फोर्स को अपन किससे डिनोट करते हैं? एफ से, कैपिटल एफ फोर्स। अब ये तीन इनफैक्ट चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, ध्यान देना, फोर्स चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है, तो उसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू। उसकी वेलोसिटी क्या है? वी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? बी। तीन चीजें समझ में आ गई? ये तीन चीजें तो होगी ना ऑब्वियसली, चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज क्या है, मूव कर रहा है तो स्पीड क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ये तीन तो पूछना ही चाहिए, ये तीन पे तो डिपेंड करना ही चाहिए ना उसको। है मैं क्लियर? यहां तक क्लियर? उसके अलावा अब देखो, हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज तो स्केलर है ना भाई। एक कूलम चार्ज है, किसी भी डायरेक्शन में हो एक कूलम है, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये दोनों का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, और जब डायरेक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे होंगे, तो उस एंगल के साइन से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तो आप लोग जानते हैं साइन क्या होता है, अपन एक कॉस पढ़ते थे वर्क पावर एनर्जी में 9th क्लास में। हाँ, वन वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, जहां पे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता है कि 0 होती है, तो हम वर्क डन 0 बोल देते थे। कौन कौन से केस में? जब एक कूली एक लोड लेके चल रहा है तो आप उसको बोल दोगे कि भैया आप काम नहीं कर रहे हो, तो उसको बुरा लगेगा, है ना, बट एक्चुअली में वो काम कर रहा है, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर भैया फिजिक्स के हिसाब से तो आप काम नहीं कर रहे, तो पैसे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि वो चल रहा है इधर तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, और फोर्स ऊपर या नीचे की तरफ लग रहा है, वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। यही चीज सैटेलाइट की भी होती है अराउंड द अर्थ, यही चीज अर्थ की भी होती है अराउंड द सन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, और सबका रीजन यही था कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है। करेक्ट? तो यहां पे साइन के ऊपर डिपेंड करता है, साइन ऑफ दैट एंगल विच कौन सा एंगल? एक जो वेलोसिटी होगी उसका, ये तो चलो इस तरफ तो आपका बी है ना, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन और आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन। समझ रहे हैं क्या? अब यहां पे अगर ये 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 0 नहीं होता है, साइन 90 तो 1 होता है, मैक्सिमम होगा फोर्स। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है और वो ऐसा जा रहा है, हो गया ना 90 डिग्री, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, हो गया 90 डिग्री, तो यहां पर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो जीरो फोर्स कब होगा? साइन 0 पर। साइन 0 0 होता है ना, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 तो 0 होता है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है और चार्ज भी ऐसे ही जा रहा है, तब यहां पे दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, साइन 0 इज 0, फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। पर अगर वो 90 डिग्री से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है। और अगर ऐसे एक्यूट एंगल में जा रहा होगा तब तो फोर्स लगेगा ही, क्योंकि साइन 0 से लेके साइन 90 के बीच में वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, फिर साइन 60 पे आओगे तो 3/√3/2, एंड साइन 90 पे 0 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो वो इंक्रीज होते जाएगी वैल्यू।
मैक्सिमम कब होगी? 90 डिग्री पर। क्लियर है? तो ये चार फैक्टर को जब आप कंबाइन कर दोगे ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? के लगाएंगे, के को 1 पुट कर देंगे, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यही हम उसमें भी करते थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए होता था, के एम ए लिखते थे, के को 1 पुट कर देते तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाता था। वैसे ही यहां पे भी। यहां तक क्लियर है? ये तो बात हुई एक चार्ज पार्टिकल की। अब सोचिए अगर मेरे, हाँ कुछ बोल रहे क्या? अब सोचिए मेरे पास एक कंडक्टर है। मेरे पास क्या है? कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो करता है? कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो करता है? इतना सिंपल सवाल। हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्टर में। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो एब्सेंट है हमारे नॉन मेटल्स में, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। बट मेटल्स में तो बहुत सारे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मेटल। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। सोचिए, तो अगर ये कंडक्टर, इसमें करंट है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा, तो इस कंडक्टर का क्या होगा? जब एक चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा है, तो यहां तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो सबको फोर्स लगेगा। अल्टीमेटली कंडक्टर को फोर्स लगेगा और कंडक्टर मूव होना चालू कर देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को घुमाना चालू कर देगी फोर्स के कारण। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी अपन ने चार्ज पार्टिकल लिखा था, अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जब दौड़ेंगे, करंट मिलेगा उनको, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तब तो करंट दौड़ेगा ना। तो करंट दौड़ेगा मतलब चार्ज कैरियर दौड़ रहे हैं, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में दौड़ रहे होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स के कारण एक चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, जब सारे चार्ज पार्टिकल मूव होंगे तो अल्टीमेटली कंडक्टर ही मूव हो जाएगा। हाँ होगा ना, नहीं तो अपन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाएंगे ना। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब ये कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड होगा, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, और उस फोर्स के कारण ये कंडक्टर घूमेगा। और यही प्रिंसिपल होता है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर में जब करंट सप्लाई दी जाती है, द मोटर रोटेट्स, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ी हुई है, कंडक्टर है बीच में, और उसमें करंट फ्लो कराना है के लिए हमने स्विच ऑन कर दिया है, तो वो घूमता है। वो घूमेगा तो उससे लगी हुई चीज घूमेगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, यही हमारे दो टॉपिक थे ये वाले। उसके बाद बस हमारा डोमेस्टिक सर्किट बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, हेडिंग डाल दिए। चलो इसमें लिखते हैं, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, if a charge particle moves in a magnetic field, if a charge particle moves in a magnetic field, if a charge particle moves in a magnetic field, comma, a force is experienced by the, exerted लिखना, a force is exerted by the, if a charged particle moves in a magnetic field, comma, a force is exerted by the magnetic field, a force is exerted by the magnetic field, a force is exerted by the magnetic field on the charged particle, on the charged particle, a force is exerted on the magnet, sorry, by the magnetic field on the charged particle. Magnetic field charge particle पर force लगा रही है ना, तो by the magnetic field on the charged particle. ठीक है, full stop. Next line में, it has been found out that, it has been found out that, it has been found out that, चार पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट एबीसीडी करके लिखना। ए पॉइंट, it has been found out that, first point, more the velocity of charge particle, more the velocity, more the velocity of charged particle, more the velocity of charged particle, comma, more is the force, more is the force acting on it, more the velocity of charged particle, more is the force acting on it, more is the force acting on it. पहला ये वाला लिख लो, F directly proportional to B, F directly proportional to B।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। ठीक है, चलिए बी पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट लिखेंगे, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, more the magnitude of magnetic field, more the magnitude of magnetic field, more the magnitude of magnetic field, more is the force acting on the particle, more the magnitude of magnetic field, more is the force acting on the particle, more the magnitude of magnetic field, more is the force acting on the particle. F नीचे लाइन में F directly proportional to B, second equation. Third, more the charge on the particle, 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 comma, more is the force acting on it, more the charge on the particle, more is the force acting on it, more is the force acting on it. F directly proportional to Q, F directly proportional to Q. And last point, the force acting on the charged particle, the force acting on the charged particle, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिए ना, the force acting on the charged particle also depends on the angle, the force acting on the charged particle also depends on the angle between, also depends on the angle between the direction of velocity, also depends on the angle between the direction of velocity and the direction of magnetic field, direction of velocity and the direction of magnetic field. The force acting on the charged particle also depends on the angle between the direction of velocity and the direction of magnetic field as follows, F directly proportional to sine theta. The force acting on the charged particle also depends on the angle between, किसका एंगल है, एक तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज फॉलोज. फोर्थ पॉइंट, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ठीक है, चारों कंबाइन करते नीचे लिखेंगे, कंबाइनिंग द अबव फोर इक्वेशंस वी गेट, combining the above four equations we get, combining the above four equation we get, F directly proportional to QVB sin theta. नेक्स्ट एक लाइन में उसको इक्वल टू करके K QVB sin theta लिखना, पुट K इज इक्वल्स टू 1 लिखना, और ये हमारा फॉर्मूला. 4 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4. कंबाइनिंग द अबव फोर इक्वेशंस वी गेट दिस. ठीक है, क्वेश्चन एक और यहां पर भी आता है कि फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा. समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं? फोर्स लगेगा ये तो श्योर है, उसकी वैल्यू भी निकाल ली अपन, इतना न्यूटन फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, बट डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता रहेगा ना हमें, कि हमें, मैंने बोला ना कि आपको यहां से यहां रूम के इस तरफ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है. अब बताइए कि फोर्स लगने पर चार्ज पार्टिकल ऐसा चला जाएगा या नीचे चला जाएगा? कहीं तो जाएगा ना, जहां वो ऐसे रहा था, है ना, बट मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका पार्ट डेविएट होने वाला है. वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो समझना है हमको. समझ रहे हैं क्या? तो जैसे हमारा राइट हैंड थंब रूल था फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
वैसे ही एक होता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि अगर आपका पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको पता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, देन आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो अपने लेफ्ट हैंड के थंब है ना, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीन को हम 90 डिग्री पे स्ट्रेच रखेंगे। देख रहे ये 90 डिग्री, ये दोनों आपस में, अरे ये है कि नहीं 90 डिग्री आपस में, ये दोनों है कि नहीं, है ना, तो ऐसे रहना चाहिए 90 डिग्री पर। तब उस केस में आपका ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, एंड देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं क्या? तो अभी वाले केस में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही थी, तो आप अपने फोर फिंगर को ऐसे रखोगे, हाँ या ना, इतना क्लियर है? पार्टिकल मैंने कहां से कहां बोला, मेरे से आप लोग की तरफ आ रहा है, तो ये वाला मिडिल फिंगर भी सही रखा हुआ है आप लोग की तरफ, ऐसे तो ना रखूंगा। हाँ, अगर आप लोग की तरफ से मेरे तरफ आता पार्टिकल तो मैं ऐसे रखता, हाथ को घुमा देता, बट अभी सही रखा है हाथ। फिर से समझना, अभी दो मैंने फिंगर को ही पॉइंट आउट किया है। फोर्थ फिंगर को मैंने कहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो कि कहां से कहां था, यहां इस वॉल से इस ग्लास तक, तो ये सही है ये वाली फिंगर, ठीक है। और मिडिल फिंगर को मैंने आप लोग की तरफ क्यों पॉइंट किया, क्योंकि मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल मेरे से आप लोग की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर आप लोग से मेरी तरफ आता तो मैं इसको ऐसे घुमा देता, करेक्ट, बट अभी कहां से जा रहा है, मेरे तरफ से आपके तरफ में, करेक्ट। अब देखो थंब कहां पर है, अपवर्ड्स, समझ रहे क्या? तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। ऐसा मत सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ रही है तो धक्का देके उसको वहां लेके जाएगी, ऐसा नहीं है, हवा थोड़ी ना है कि हवा आई और धक्का देके उसे उधर लेके चलेगी, समझ रहे हैं क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कहां जाएगा, अपवर्ड्स। तो वो सीधा जा रहा था, मान लीजिए पहले तो वो सीधा ही आ रहा था, पर जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा वो ऊपर चला गया। अब ये चीज जब पूरे कंडक्टर के साथ होगी तो पूरा कंडक्टर घूमेगा, मे बी इन द एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे नीचे, अच्छा नोट करके लिख लो एक पॉइंट कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है फोर्स, नोट करके लिखो। when the particle moves in perpendicular direction when the particle moves in the perpendicular direction to the magnetic field when the particle moves in the perpendicular direction to the magnetic field when the particle moves in the perpendicular direction to the magnetic field, that is theta is equals to 90 degree, that is theta is equals to 90 degree, and sine 90 is equals to 1, and sine 90 is equals to sin 90 डिग्री क्या होता है, 1। Therefore f is equals to QVB। तब f क्या बचेगा, बस QVB। f is equals to QVB। Therefore f is equals to QVB। क्लियर है? चलिए डायरेक्शन के लिए रूल लिखते हैं, नीचे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हेडिंग डालना डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो फोर्स का वैल्यू निकला है QVB sin थीटा, सुन रहे हैं क्या? फोर्स का क्या निकला है, ये वैल्यू QVB sin थीटा। अब अपन डायरेक्शन की बात करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखेंगे। वहां भी अपन पहले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करते थे, Q इज इक्वल्स टू या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R, याद है? इन द स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कॉइल में NI/R हो गया था, सोलेनॉइड में N into I हो गया था, याद आ रहा है? एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए तो इसके लिए भी लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाइफन डाल के लिखना। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय, शुभम 6 बजे से क्लास चालू होगी। The direction of force can be given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, which can be stated as follows. Which can be stated as follows. Which can be stated as follows. ये हमारा सेकेंड रूल है चैप्टर का ना, एक था हमारा राइट हैंड थंब रूल, बट वो फ्लेमिंग का नहीं है।
ये आपका फ्लेमिंग का, तो फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल है ना। हाँ चलिए, स्ट्रेच द थंब, स्ट्रेच द थंब, हाँ नेक्स्ट लाइन से इसका वो लिखो ना पूरा रूल, स्ट्रेच द थंब कॉमा द फोर फिंगर, स्ट्रेच द थंब कॉमा द फोर फिंगर, FORE वाला फोर, द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर, एंड द मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, एंड द सेंट्रल फिंगर of your left hand, of your left hand, of your left hand, such that, such that, such that these are perpendicular to each other, such that these are perpendicular to each other, such that these are perpendicular to each other. ये तो अरेंजमेंट हो गया हाथ का, अब बताएंगे कि किस कौन क्या पॉइंट करेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड, फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड, फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड, ओरिएंट का मतलब मूव करना हाथ को, सुन रहे हैं क्या? ओरिएंट का मतलब क्या होता है? हाथ को मूव करना। जैसे एक ओरिएंट कंपनी के फैंस भी आते हैं, क्योंकि ओरिएंट का मतलब घूमना होता है या रोटेट करना होता है, तो फैन रोटेट करते हैं ना, तो उन्होंने अपना नाम ही ओरिएंट दे दिया कंपनी का, तो ओरिएंट कंपनी के फैंस आते हैं। तो ओरिएंट का मतलब समझ गए ना, आपको अपने हाथ को ऐसे घुमाना है, ऐसे ही घुमा सकते हो, और हाथ को कैसे घुमाओगे? तो यू हैव, या फिर ऐसे लेके जा सकते हो पीछे, मतलब इतना ही घुमा सकते हो ना। तो ओरिएंट योर हैंड, सबसे पहले अपने हाथ को कैसे घुमाना है ताकि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, ठीक है। तो फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स, फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड such that the four finger points, the four finger points towards magnetic field, towards magnetic field, four finger points towards magnetic field, four finger points towards magnetic field, full stop. Then rotate your hand, then rotate your hand, then rotate your hand such that, such that the forefinger remains in the direction of magnetic field, such that the forefinger remains in the direction of magnetic field, but the central finger, but the central finger remains in the direction of magnetic field, but the central finger is in the direction of, but the central finger is in the direction of, the central finger is in the direction of motion of, motion of positively charged particle, the motion of positively charged particle, ब्रैकेट में लिखना और करंट, और करंट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और करंट, ब्रैकेट में लिखना। देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ, और करंट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन द थंब पॉइंट टूवर्ड्स, then the thumb point towards, then the thumb point towards, then the thumb point towards the direction of force, then the thumb point towards the direction of force on the positively charged particle, on the positively charged particle, on the positively charged particle। देखो पहले अपन क्या लिखे,
कि फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा किया हमने पहले। अब अपने हाथ को रोटेट करो, पर ये वाला डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अब आप इतना ही रोटेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ना, या ऐसा नहीं कर सकते पीछे। ये वाली फिंगर तो अब यही पॉइंट होगी, क्योंकि यही आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग दिस फिंगर, आप अपने हाथ को बस रोटेट करो ताकि आपका मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे। तब उस केस में हम जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वही आपका डायरेक्शन होगा फोर्स का, यानी कि वो पार्टिकल ऊपर जाएगा क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हिंट डालना। ये था फोर्स और अ चार्ज पार्टिकल। अब अपन पूरे कंडक्टर की बात करने वाले हैं। सेम प्रिंसिपल अभी अपन ने जो एक एक चार्ज पार्टिकल पे लगाया है, अब हम मल्टीपल चार्ज पार्टिकल पे लगाने वाले हैं, पूरे कंडक्टर पे लगाने वाले हैं, तो पूरा कंडक्टर घूमेगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, force acting on a current carrying conductor, force acting on a current carrying conductor in magnetic field, in magnetic field, in magnetic field, in magnetic field। तो देखो, ये तीनों में से थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। हमारा एक्सप्रेशन में क्या क्या था पहले, क्यू वी बी साइन थीटा था ना। क्या 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 लगता है कि इन चारों में कौन से दो चीजें अभी भी सेम रहेंगे, बताइए। हाँ, कंडक्टर के लिए बताना मुझे। कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे तो अब तो उसको करंट बोलेंगे ना, तो क्यू हट जाएगा। ठीक है, और बताओ। साइन थीटा तो रहेगा ना, अभी भी कंडक्टर और कंडक्टर का जो भी करंट का डायरेक्शन होगा, वी हट जाएगा, तो वी की जगह क्या आएगा, कुछ रिप्लेस करोगे ना। साइन थीटा रहेगा, बी भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो रहनी चाहिए ना। क्यू की जगह अपन आई ले आएंगे, है ना, और वी की जगह ना अपन लेंथ ले आएंगे, कंडक्टर का लेंथ, कि कंडक्टर कितना बड़ा है। इतना छोटा सा कंडक्टर लिया आपने कि इतना बड़ा कंडक्टर लिया है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है अकॉर्डिंगली। तो अब चार फैक्टर वही सेम रहेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्यू की जगह आई आ जाएगा, वी की जगह एल आ जाएगा, बाकी साइन थीटा वही रहेगा। तो अगला नया फॉर्मूला क्या बन गया, बिल बिल साइन थीटा। क्या बन गया, बिल साइन थीटा, बी आई एल। जो क्यू वी बी था, जो क्यू वी बी था, वो अब बी आई एल हो गया। सुन रहे हैं क्या, कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे अपन। जो सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था ना, अब उस कंडक्टर के अंदर तो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सबके ऊपर चार्ज, सबके ऊपर फोर्स लगेगा। जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा जो उसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, तो पूरा कंडक्टर ही मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो हमारा अगले फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब वो कंडक्टर कैसे घूमेगा निकालने के लिए डायरेक्शन तो वही होगा। एक चार्ज पार्टिकल था, अब करंट होगा। अभी वेलोसिटी थी ना, अभी ये वाला मिडिल फिंगर क्या शो कर रहा था, वेलोसिटी का डायरेक्शन, अब होगा ये करंट का डायरेक्शन। क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। बाकी ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड और ये शो करेगा फोर्स। समझ गया क्या। तो डायरेक्शन निकालने का यही रहेगा तरीका, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। क्यू वी बी साइन थीटा की जगह डी आई एल साइन थीटा। एम आई क्लियर। तो लिखो हाइफन डाल के नीचे, when a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force, it experiences some force, it experiences some force, which is which is which is, अब एबीसीडी करके पॉइंट लिखेंगे, which is first directly proportional, directly proportional to the current flowing in the conductor, directly proportional to the current flowing in the
in the conductor B directly proportional to the magnetic field in which it is placed. यहां लिखते भी चलना ना, F directly proportional to I, F directly proportional to B. Third point, directly proportional to the length of the conductor, directly proportional to the length of the conductor, F directly proportional to L. And last point, directly proportional to the sine of the angle, directly proportional to the sine of the angle, directly proportional to the sine of the angle between current I and B. So F directly proportional to sine theta. चारों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा. फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू KBIL साइन थीटा, या F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू पुट करेंगे 1 BIL साइन थीटा. डायरेक्शन निकालने का तरीका वही है, ठीक है. डायरेक्शन वैसे ही निकालेंगे यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है. हाँ, टू द साइन ऑफ द एंगल. कोई बुक रखा है क्या लेटेस्ट वर्जन वाली? लेटेस्ट देखिए, चारों पॉइंट फॉर्मूला हो गया. नई वाली बुक का पेज नंबर 202 ओपन करेंगे आप लोग, है ना, घर जाकर के. पेज नंबर 202 सुन रहे हैं क्या? पेज नंबर 202, और उसमें ये एक डायग्राम बना होगा, ये वाला फिगर 12.12. सुन रहे हैं क्या? पेज 202 फिगर 12.12, ये डायग्राम बना के लेके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. ये इसी का एक्सपेरिमेंट है ना. हमने क्या किया, ध्यान देंगे. इसमें एक मैग्नेट लिया है यू शेप्ड का, है ना, और एक कंडक्टर लगाया है, एल्यूमिनियम रॉड लिए हैं, और वहां पर हमने एक वायर लगा करके सर्किट कंप्लीट किया है. करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है ना, वो रोटेट करेगा. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, एक स्टैंड बना हुआ है, वुडन स्टैंड होगा. उस स्टैंड से हमने एल्यूमिनियम रॉड को टंगा दिया है वायर से, और उसी को कंप्लीट करेगा सर्किट. वो एल्यूमिनियम वायर एक सर्किट का पार्ट है. सुन रहे क्या? एल्यूमिनियम का जो रॉड है वो एक सर्किट का पार्ट है, ताकि इसमें करंट फ्लो करे. और वायर लगे हुए हैं, यहां वायर लगा हुआ है, यहां से वायर लगा, ये एल्यूमिनियम का रॉड है, ये टंगा हुआ है, और बाद में पूरा सर्किट कंप्लीट है. बैटरी अगर लगी है, की लगी हुई है, ठीक है. और बीच में एक मैग्नेट पुट किया. मैग्नेट के ऊपर करंट नहीं दे रहे, मैग्नेट तो मैग्नेट है ना, उसमें करंट क्यों देंगे? मैग्नेट क्यों रखे? जस्ट टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड. हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तभी तो आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो तो हमने बना लिया, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? एक मैग्नेट लेना पड़ेगा आसपास. समझ रहे हैं क्या? तो दैट एल्यूमिनियम रॉड विल रोटेट. क्लियर है? एज सुन एज द स्विच इज ऑन, मैग्नेटिक रॉड मूव कर जाए, सॉरी, एल्यूमिनियम रॉड मूव कर जाएगी.
दिस शोज दैट कि उस मैग्नेटिक फील्ड ने उस कंडक्टर रॉड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया है जिसके कारण वो मूव करी। समझ आए क्या? क्लियर है? तो ये डायग्राम बना के लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिगर 12.12 पेज 202, और नेक्स्ट क्लास हमारी संडे को ही होगी। ठीक है, इस संडे को हम ये वाला चैप्टर का ये वाला टॉपिक, इसके बाद एक डोमेस्टिक सर्किट लास्ट टॉपिक है, वो करके क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर देंगे। मतलब संडे को हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वाले वीक में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन में हमारा हेरिडिटी हो जाएगा। हाँ तो क्या हो गया? नहीं आना है क्लास तो आना है, या तो ऑनलाइन करो, कोई बात नहीं, और प्री बोर्ड होगा स्कूल में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा मैं। ठीक है, संडे आओगे ना?